क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण और ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण कर प्रधानमंत्री के पद को अपने लिए सुरक्षित कर लेना चाहते हैं? और क्या इंडिया यानी विपक्षी पार्टियां इस पर एकमत नहीं हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मुंबई में बैठक हो गई इंडिया की, और अब अगली बैठक दिल्ली में होगी। एक कहावत है कि दिल्ली दूर है, तो इंडिया के लिए दिल्ली कितना पास है, कितना दूर है, इसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। और इसमें मोदी जी क्या रोड़ा अटका सकते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कुछ खास चीज़ें हुई मुंबई में। वैसे तो बड़ी चीज़ ये हुई कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तेज़ी से काम चल रहा है और इस पर एक रियलिस्टिक अप्रोच पैदा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार होगा। विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला। पहले 450 सीटों की बात हो रही थी, अब 400, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 350 सीटों पर भी बीजेपी के मुकाबले विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार हो तो काम चल जाएगा। इन 350 सीटों में से 326 सीटें तो ऐसी हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में अपोजिशन पार्टी का कोई ना कोई उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। कांग्रेस 209 सीटों पर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। ममता 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अखिलेश यादव 31 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे ही अन्य दल, कुल मिलाकर 326 सीटें, तो कोई झगड़ा इस हिसाब से बचता नहीं है खास तौर से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वीकारा जा रहा है कि मतभेद हैं और मतभेदों को सुलझाने की कोशिश हो रही है। स्वीकारा जा रहा है कि बंगाल के अंदर लेफ्ट और ममता एक साथ नहीं हो पाएंगे, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ नहीं हो पाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पीडीपी, ये एक साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में सबके सब हैं। ये माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है केजरीवाल और कांग्रेस भी पंजाब और दिल्ली में एक साथ नहीं हो पाए, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो राघव चड्ढा भी हैं, वेणुगोपाल भी हैं। तो ये एक पॉजिटिव संदेश इस रूप में जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुद्दे तय करने पर भी गंभीरता से तय हो रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, मणिपुर की प्रॉब्लम है, चाइना की को लेकर नीति है, हिंदू मुसलमान करने की विभाजनकारी नीतियां हैं। ये सब तो कॉमन मुद्दे हैं ही, लेकिन इन पर एक रैपर चढ़ाने की बात है। इसके ऊपर एक बड़ा मुद्दा वो अभी तय नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो एक अखबार में मैंने पढ़ा कि नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना को मुख्य मुद्दा बनाया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कितनी पार्टियों ने सहयोग किया या नहीं किया। कांग्रेस ने स्वाभाविक तौर पर किया होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं। वो तो ये तक कह चुके हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, जातीय जनगणना यानी ओबीसी। लेकिन ममता ने इसका विरोध किया और फिर ये बात कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले कर दी गई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। सुना है नीतीश थोड़ा नाराज हो गए। ममता ने ऐसा मना क्यों किया? ममता के यहाँ चूंकि सिर्फ 13% ओबीसी है और बिहार में 50% से ज़्यादा ओबीसी हैं, तमिलनाडु में 71% ओबीसी हैं, केरल में 69% है, कर्नाटक में 61% है, उत्तर प्रदेश में भी 58% है, राजस्थान में 48% है, 47% हरियाणा में है। लेकिन चूंकि सिर्फ 13% वहाँ ममता के यहाँ है तो ममता ने विरोध कर दिया। ये किस तरह की राजनीति हुई? और जातीय जनगणना तो ऐसा बड़ा राष्ट्रीय इश्यू है ओबीसी के माध्यम से, जो गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है, जिससे बीजेपी भी डरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार हलफनामा दे दिया हाल ही में, जिसमें कहा कि केंद्र सरकार को ही हर तरह की जनगणना कराने का अधिकार है। उसके बाद उस हलफनामे को पलट दिया और कहा कि नहीं, सर्वे कोई भी करा सकता है। चूंकि नीतीश कुमार ने बिहार में कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कर रहे, हम अलग अलग जातियों का सामाजिक आर्थिक आधार पर सर्वे कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि 18 से 22 सितंबर तक जो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना है, उसमें 2-3 चीज़ें तय हो गई हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ होने वाली नहीं है। बहस हो जाएगी, लेकिन इससे कहानी आगे बढ़ने वाली नहीं है।
अर्ली इलेक्शन मुझे तो 1% चांस भी नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कोई मोदी जी चौंका दे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी कि अर्ली इलेक्शन होगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बीजेपी को अभी अर्ली इलेक्शन कराने का। अर्ली इलेक्शन कराया तो और तगड़ी हार होगी। सिर्फ 4 विधानसभा चुनाव में इज्जत बचाने के लिए पूरे देश भर का राजनीतिक जोखिम मोदी उठाएंगे, मुश्किल लगता है। अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन है, फिर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को 26 जनवरी की परेड पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाए जाने की बात चल रही है। G20 सम्मेलन का जो फ़ायदा है वो लंबे समय तक उठाना है। अर्थव्यवस्था हो सकता है अगले 6 महीने में कुछ और सुधर जाए, इसकी उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में नहीं लगता उस तरफ चलिए हम चलते भी नहीं हैं। तो फिर होगा क्या? 2 चीज़ें प्रमुखता से कही जा रही हैं, जिसकी तरफ इंडिया उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे रही जितना ध्यान देना चाहिए। खास तौर से ओबीसी आरक्षण को लेकर मोदी चाहें तो तर्कस से तीर निकाल सकते हैं। रोहिणी कमीशन का, रोहिणी कमीशन मैं बार बार कह चुका, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि रोहिणी कमीशन मोदी सरकार ने बिठाया था। 13-14 बार एक्सटेंशन मिला, अब एक झटके में उसकी रिपोर्ट आ गई। एक झटके में रिपोर्ट जो सिफारिशें हैं उन पर विचार होना शुरू हो गया है। और रोहिणी कमीशन कहता है कि ओबीसी की 2633 जातियों में से 623 जातियां ही ऐसी हैं जो आरक्षण का फ़ायदा उठा रही हैं, जिन्होंने करीब करीब 97% आरक्षण का फ़ायदा उठाया है। बाकी की 1800 जातियां के हिस्से में 2.9% आरक्षण ही का फ़ायदा गया है। उसमें भी 900 जातियों को शून्य मिला है। तो वो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि 4 हिस्से कर दिए जाए। कोटा में कोटा 27% कोटा है, तो 27% का 10% ओबीसी की ऊंची जातियों के लिए रखा जाए आरक्षण। फिर सेकंड श्रेणी में 6% आरक्षण रखा जाए, कोटा 27% का 6%। अगली श्रेणी के अंदर 5% का रखा जाए, और सबसे निचली श्रेणी में जिसमें करीब करीब 900, 1100, 1200 जातियाँ आएंगी, उनको 2% आरक्षण 27 में से दिया जाए, ताकि वो उस आरक्षण का फ़ायदा उठा सकें। कुछ लोग कह रहे हैं ये राजनीतिक जोखिम है, लेकिन मोदी जी मानकर चल रहे हैं कि महापिछड़े ही उनकी सरकार बचा सकते हैं, उनकी सरकार को वापस सत्ता में ला सकते हैं। महापिछड़ों का पिछले 3 लोकसभा चुनाव का अध्ययन करें तो बीजेपी को जहां महापिछड़ों में से 22% वोट मिलता था, अब 44% वोट मिलने लगा है। कांग्रेस को जहां 22% वोट मिलता था वो घटकर 15% रह गया है। और सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियों को जहां महापिछड़ों का 54% वोट मिलता था वो घटकर 41% रह गया है। तो ऐसे में ये गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है मोदी जी का, जिसको लेकर इंडिया के नेता सीरियसली लगते नहीं। अगर सीरियसली लगते तो इसको मुख्य मुद्दे के रूप में उठाया जा सकता था, ममता बनर्जी के विरोध को दरकिनार किया जा सकता था और नीतीश कुमार को नाराज होने से बचाया जा सकता था। दूसरा मुद्दा है महिला आरक्षण का, महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। मोदी भी जानते हैं कि बीजेपी के अंदर भी एक मत नहीं है, एक राय नहीं है कि 33% सीधे सीधे आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए लोकसभा की सीटों का, यानी 180 सीटें महिलाओं के लिए करीब करीब सुरक्षित रख दी जाए। ऐसा होना संभव नहीं है। फिर इसमें कोटा में कोटा की बात हो रही है कि इन 180 सीटों में से एससी को के लिए भी अलग प्रावधान किया जाए, रोहिणी कमीशन के टाइप का। एसटी के लिए अलग प्रावधान किया जाए, अल्पसंख्यक के लिए अलग प्रावधान किया जाए। तो ये इश्यू विपक्ष चाहे तो इसको भी मजबूती से उठा सकता है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण 33% हो, इसकी तरफदारी करते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि जहां लोकसभा सीटों की तादाद में वोटर की तादाद जहां 18 लाख से ज़्यादा है, वहां उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक पुरुषों के लिए सीट रखी जाएगी, एक महिलाओं के लिए, और ऐसे में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 180 और जोड़ दिया जाए तो उतनी हो जाएंगी। और नई लोकसभा में कुल मिलाकर करीब 780 या 800 सीटें की व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। और वैसे भी डीलिमिटेशन 2026 में होना है, तो ये प्री डीलिमिटेशन जैसी कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोग लाए हैं कि साहब ये प्रोपोर्शनेट आधार पर, अनुपातिक आधार पर, यानी जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उस परसेंटेज के हिसाब से वो उतने महिला लोकसभा सांसद हो जाएंगे उसके। ये कुछ फॉर्मूला मुझे जम नहीं रहा, क्योंकि इसमें संविधान की जो मूल आत्मा में परिवर्तन करना पड़ेगा, और संविधान की मूल आत्मा में 5 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी हरी झंडी मिल जाएगी, ये लगभग असंभव है।
तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण पर 33% की बात क्या फ्लैट जो राज्यसभा में 2010 में कांग्रेस की अगुवाई में बिल पास हुआ था, जो पेंडिंग पड़ा है, उसको लोकसभा में रखा जा सकता है और 2/3 बहुमत का तो जुगाड़ हो ही जाएगा लोकसभा में, क्योंकि 300 प्लस सीटें बीजेपी के पास हैं और बीजेपी के इस मूव का हर हाल में कांग्रेस को तो समर्थन करना ही पड़ेगा, जिनके 50-52 सीटें हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में ये बिल पास करवाया था। लेकिन सामाजिक न्याय की कुछ पार्टियां, जैसे पहले उस समय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया था, अब वो विरोध करने की स्थिति अखिलेश यादव में नहीं है, तेजस्वी यादव में नहीं है। लेकिन शरद यादव तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, परकटी जैसी एक टिप्पणी भी महिलाओं के लिए कर दी थी। बदली हुई परिस्थितियों में क्या वो इसके लिए तैयार होंगे या फिर कोटा में कोटा की बात पड़ जाएंगे, इसको लेकर भी मुझे लगता है कि स्थिति क्लियर करनी चाहिए। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री महिला आरक्षण की बदौलत और ओबीसी आरक्षण में नई व्यवस्था लाकर, वर्गीकरण करके कोटा में कोटा लाकर, उसकी बदौलत प्रधानमंत्री पद अपने लिए सुरक्षित रख लेना चाहते हैं? बड़ा सवाल है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। और आप मेंबरशिप में भी जा सकते हैं, कुछ मदद भी मेरी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। उससे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।